एक मशहूर अभिनेत्री पहली बार प्यार में पड़ती है, और वह भी एक सड़क पर रहने वाले गरीब लड़के से। दोनों का रिश्ता गहरा होता है और एक रात वे इमारत की छत पर साथ समय बिताते हैं। लेकिन इसके कुछ ही दिनों बाद लड़की को पता चलता है कि वह गर्भवती है। वह फैसला करती है कि बच्चे के जन्म के बाद ही अपने पिता को सच्चाई बताएगी। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। गर्भ के 8 महीने पूरे होने ही वाले थे कि उसके पिता को यह राज पता चल जाता है। बाप बेटी के बीच जमकर झगड़ा होता है और गुस्से में लड़की घर से बाहर निकल जाती है। रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। लड़की कई दिनों बाद होश में आती है। उसके जागते ही उसका पिता उसे बताता है कि हादसे में उसका बच्चा खो गया है। टूटी हुई लड़की अपने पिता की बात सच मान लेती है और फैसला करती है कि अब वह उस गरीब लड़के से कोई रिश्ता नहीं रखेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका बच्चा जिंदा है। वह अस्पताल के नर्सरी रूम में चुपचाप लेटा हुआ था और थोड़ी ही देर बाद उसे एक अनाथालय भेज दिया गया। लड़की इस सदमे के बाद अपने स्टारडम को छोड़ देती है। कभी मशहूर वायलिन प्लेयर रही, वह अब एक साधारण संगीत अध्यापिका बन जाती है। उधर वह गरीब लड़का भी जिंदगी की जद्दोजहद में एक फाइनेंस कंपनी में नौकरी करने लगता है। लगता था कि तीनों की किस्मतें अब कभी नहीं मिलेंगी, पर किस्मत की घड़ी धीरे धीरे अपना रास्ता बना रही थी। 10 साल बीत जाते हैं। लड़का, जिसका नाम एविन है, अनाथालय में पल रहा है। दूसरे बच्चे उसे अजीब कहते हैं क्योंकि उसकी सुनने की शक्ति किसी जादू की तरह है। दुनिया की हर आवाज उसे एक सुंदर धुन की तरह सुनाई देती है। लेकिन इसी खूबी की वजह से उसे कोई परिवार गोद लेने को तैयार नहीं था। फिर भी एविन का विश्वास अडिग था। यह संगीत उसकी माँ और पिता की पुकार है। उन्हें ढूंढने के लिए वह अकेला ही अनाथालय से निकल पड़ता है। शोर से भरे बड़े शहर में, जहां बहुत लोग भी खो जाते हैं, एविन हर आवाज में एक नई सिम्फनी सुनता है। हॉर्न की आवाज, हवा की सरसराहट, गलियों के शोर, सब उसके लिए एक मधुर धुन बन जाते हैं। लेकिन उसके इस सफर में मुश्किलें भी कम नहीं थीं। उधर उसकी असली माँ केली अपने बीमार पिता से मिलने अस्पताल जाती है। मौत के करीब उसके पिता सच्चाई बताते हैं कि उसका बच्चा मरा नहीं था, वह पूरी तरह से सुरक्षित पैदा हुआ था। यह सुनते ही केली का दिल टूट भी जाता है और उम्मीद भी जग जाती है। वह अपने बेटे को ढूंढने के लिए हर जगह भटकने लगती है। अनाथालय पहुंचने पर कर्मचारी कहते हैं कि सारी प्रक्रिया पूरी होने में 6 महीने लगेंगे। लेकिन एक माँ का दिल कहाँ इतने दिन इंतजार कर सकता है। वह हर रोज अनाथालय जाती है। एक दिन उसे देखकर खुद अनाथालय की डायरेक्टर उसका दर्द समझ जाती है और उसकी मदद करने का फैसला करती है। केली की निगाह एक दीवार पर लगे पोस्टर पर जाती है। उस पर एक बच्चे की फोटो होती है और उसे महसूस होता है कि यही उसका बेटा है। डायरेक्टर भी उसे इवन की असली फोटो दिखाती है और बताती है कि यही उसका बच्चा है। केली की आंखों में खुशी के आंसू आते हैं। उसे लगता है कि आखिरकार वह अपने बेटे तक पहुंच गई है। एविन द्वारा बजाई गई मधुर धुन पूरे ऑडिटोरियम में गूंज उठती है। उस पल हर कोई उसकी ओर खींचा चला आता है। म्यूजिक ग्रुप का लीडर आर्थर उसकी प्रतिभा देखकर हैरान रह जाता है और उसे तुरंत संगीत के कुछ बेसिक ज्ञान सिखाता है। अगले दिन आर्थर एविन को साथ लेकर पार्क में स्ट्रीट परफॉर्मेंस के लिए निकलता है। एविन की उंगलियों से निकले सुर इतनी तेजी से लोगों को आकर्षित करते हैं कि कुछ ही मिनटों में उसके सामने भारी भीड़ जमा हो जाती है। उसकी कमाई बाकी बच्चों से कई गुना अधिक हो जाती है। आर्थर बहुत खुश होता है और उसे एक स्टेज नेम देने की सोचता है, ऑंगस्ट, ताकि भविष्य में वह इसी नाम से मशहूर हो। लेकिन एविन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसे नाम या शोहरत नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने माता पिता को ढूंढना है। उधर लुइस भी अपनी खोई हुई मोहब्बत के लिए दिन रात भटक रहा है। वह उम्मीद में फिर से सिंगिंग ग्रुप ज्वाइन करता है ताकि शायद उसकी आवाज सुनकर केली उसकी जिंदगी में वापस आ जाए। इसी दौरान केली को भी कई बार स्कूल के म्यूजिक प्रोग्राम में प्रदर्शन का न्योता मिलता है। अपनी परफॉर्मेंस के जरिए वह अपने बेटे की खोज की खबर तेजी से फैलाना चाहती है। वह सालों बाद फिर से वायलिन उठाती है ताकि शायद उसका बेटा उसकी धुन पहचान ले। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। पुलिस को एविन के रहने की जगह का पता चल जाता है, लेकिन आर्थर उसे छोड़ने के मूड में नहीं था। उसके लिए एविन पैसा कमाने की मशीन बन चुका था। वह एविन को डराता है कि पुलिस उसे पकड़कर वापस अनाथालय भेज देगी और उसे आदेश देता है कि भागो और अपना असली नाम किसी को मत बताना। भोला भाला एविन उसकी बात मानकर भागता है और एक चर्च में जाकर छिप जाता है। वहां एक छोटी लड़की उसे देखती है और उसे अपने घर ले जाकर खाना और आश्रय देती है। अगले दिन
वह लड़की पियानो बजाती है और उसकी धुन एविन को अपनी ओर खींच लेती है। लड़की उसे संगीत के कुछ नोट समझाती है और फिर स्कूल चली जाती है। जैसे ही वह जाती है, एविन पड़ोस में खेल रहे बास्केटबॉल की थाप सुनता है और उसके मन में धुनों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वह दीवारों पर तेजी से नोट्स लिखने लगता है। कुछ ही घंटों में वह पूरा कमरा अपनी धुनों से भर देता है। लड़की के लौटते ही वह अवाक रह जाती है। सुबह उसने एविन को सिर्फ कुछ बेसिक नोट्स बताए थे और अब उसके सामने एक पूरा संगीत संसार बना हुआ था। जब फादर चर्च में आते हैं तो एविन पियानो पर एक दिव्य सी धुन बजा रहा होता है। वह धुन चर्च की ऊंची छतों में फैलती है और फादर वहीं खड़े रह जाते हैं, मानो समय थम गया हो। फादर को यकीन हो जाता है कि एविन भगवान का भेजा हुआ बच्चा है। वह उसे सीधे शहर के सबसे बड़े और प्रतिष्ठित म्यूजिक कॉलेज में ले जाते हैं। कॉलेज पहुंचकर एविन और भी तेजी से सीखने लगता है। वह हर जगह प्रेरणा ढूंढता है, हवा में, रोशनी में, भीड़ों की आवाज में। उसके लिए संगीत हर ओर मौजूद था। उसे पूरा विश्वास था कि उसके माता पिता कहीं न कहीं उसी धुन को खोज रहे हैं जिसे वह बना रहा है। इसीलिए वह चाहता था कि उसकी रचना दुनिया तक पहुंचे, ताकि उसकी धुन सुनकर उसके असली माता पिता उसे ढूंढ सके। 1 महीना गुजर जाता है। जहां बाकी छात्र अभी भी बेसिक सीख रहे थे, एविन अपनी अनोखी रैप्सोडी तैयार कर चुका था। यह इतनी अलग और दमदार थी कि देश के प्रसिद्ध कंडक्टर तक हैरान रह जाते हैं। एक दिन प्रिंसिपल उसे अपने ऑफिस बुलाते हैं। कमरे में कई बड़े संगीत अधिकारी बैठे होते हैं। प्रिंसिपल बताते हैं कि कॉलेज एक बड़ा कंसर्ट आयोजित कर रहा है और वे चाहते हैं कि एविन भी उसमें अपनी खुद की रचना बजाए। एविन की आंखों में चमक आ जाती है, लेकिन वह एक अजीब सवाल पूछता है, इस कंसर्ट में कितने लोग आने वाले हैं? उसके इस सवाल पर कमरे में बैठे सभी लोग हंस पड़ते हैं। उन्हें लगता है कि एविन शोहरत का भूखा है, लेकिन असल में एविन के दिल में सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी, जितने ज्यादा लोग उसे सुनेंगे उतना अधिक मौका होगा कि उसके माता पिता तक उसकी धुन पहुंच जाए। सब कुछ सही दिशा में जा रहा था, लेकिन किस्मत फिर मोड़ लेने वाली थी। इसी बीच एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो एविन की पूरी जिंदगी बदल देगी। अचानक एक दिन आर्थर वहां पहुंच जाता है। वह जबरदस्ती एविन का हाथ पकड़कर उसे वापस ले जाने की कोशिश करता है। कंडक्टर उससे पूछते हैं कि एविन से उसका क्या संबंध है, और आर्थर बेहिचक कह देता है कि वह उसका पिता है। एविन विरोध करता है, लेकिन आर्थर उसे धमकाता है कि अगर उसने मना किया तो वह उसे वापस अनाथालय भेज देगा। बेबस एविन को मजबूरी में उसके साथ जाना पड़ता है। एक बार फिर वह पार्क में स्ट्रीट संगीत बजाने को मजबूर हो जाता है। गुस्से में वह गिटार की तारों को जोर जोर से बजाता है, मानो वही उसका दर्द कम करने का एकमात्र तरीका हो। इसी बीच लुइस उस अद्भुत धुन को सुनकर वहां आ पहुंचता है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसके सामने वह खड़ा है वही बच्चा उसका अपना खून है। लुइस उसकी तारीफ करता है और दोनों गिटार बदलकर एक दूसरे की धुनों को आजमाते हैं। बिना जाने बूझे पिता और बेटा एक ही संगीत भाषा में बात करने लगते हैं। उनके सुरों में एक जैसी भावनाएं थीं, एक जैसी तकलीफ और एक जैसी उम्मीदें। सिर्फ कुछ ही मिनटों में उनके बीच एक खूबसूरत सा रिश्ता बन जाता है। संगीत उनकी पहली पहचान बनता है। लुइस उसकी प्रतिभा देखकर कहता है कि इतना बड़ा हुनर पार्क में बर्बाद नहीं होना चाहिए। एविन बताता है कि वह आज रात एक बड़ा परफॉर्मेंस देने वाला था, लेकिन हालात ने उसे रोक दिया। लुइस उसे सलाह देता है कि कितनी भी रुकावट क्यों ना आए, कभी भी अपने संगीत का सपना मत छोड़ना। तभी दूर से आर्थर उन्हें देख लेता है। उसे डर होता है कि कहीं उसकी कमाई का जरिया हाथ से न निकल जाए। वह गुस्से से चिल्लाता है और लुइस को वहां से हटना पड़ता है। लुइस को जाते हुए देख एविन के दिल में एक तीखी टीस उठती है। काश वही उसका असली पिता होता। उधर म्यूजिक कॉन्सर्ट शुरू हो चुका है। 10 साल बाद भी जब केली मंच पर आती है, पूरा हॉल उसकी पुरानी शान से गूंज उठता है। लेकिन आज उसकी धुन पहले जैसी तेज नहीं थी। आज उसमें दर्द था, इंतजार था, एक मां की तड़प थी। हर सुर मानो हवा में तैरकर उसके खोए हुए बेटे का नाम पुकार रहा था। उसी वक्त एविन भी इन सुरों में कुछ महसूस करता है। वह आर्थर से कहता है कि उसे वहीं जाना है और बिना एक पल रुके मंच की ओर दौड़ पड़ता है। आर्थर उसका पीछा करते हुए उसे एक बंद गली में घेर लेता है, लेकिन तभी उसका छोटा दोस्त ब्लैक सामने आ खड़ा होता है और एविन को बचाकर वहां से निकलने में मदद करता है। दूसरी ओर केली की परफॉर्मेंस जोरदार तालियों के बीच समाप्त होती है।
वह भीड़ में अपने बेटे को खोजने की उम्मीद लिए बार बार सामने देखती है, लेकिन निराश होकर मंच से उतर जाती है। उधर कॉलेज में प्रिंसिपल घोषणा करते हैं कि आखिरी कलाकार अनुपस्थित है। तभी छोटी लड़की चिल्लाते हुए आती है, एविन आ गया। लाइट्स जल उठती हैं और छोटी सी उम्र का एविन मंच के बीचों बीच खड़ा होकर अपनी पहली सिंफनी का संचालन शुरू करता है। हर धुन उसके दिल की पुकार थी, माँ के लिए, पिता के लिए। कॉन्सर्ट हॉल के बाहर जाते हुए केली अचानक रुक जाती है। उस धुन में वह एक पहचान सुनती है। वह मुड़कर हॉल की ओर दौड़ने लगती है। उसी समय सड़क से गुजरते हुए लुइस भी यह अनोखी धुन सुनकर कार से कूद पड़ता है और पूरी ताकत से कॉन्सर्ट की तरफ भागता है। भीड़ के बीच दोनों तेजी से आगे बढ़ते हैं और मंच के किनारे पहुंचते ही उनकी नजरें टकराती हैं। सालों की दूरी एक पल में मिट जाती है। लुइस धीरे से केली का हाथ पकड़ता है। दोनों की आंखों में आंसू हैं, पर दिल में सिर्फ सुकून। और तभी एविन को भी मंच से एक अजीब सी अनुभूति होती है। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ता है और पहली बार सालों बाद अपने माता पिता को एक साथ खड़े हुए देखता है। उस पल समय थम जाता है। उनकी कहानी यहीं पूरी होती है। 12 साल पुराने बिछड़े रिश्ते एक सिम्फनी की धुन पर हमेशा के लिए जुड़ जाते हैं।